आज शुरू करने जा रहे हैं हम पॉलिटिकल अध्याय 1 से शुरू करने जा रहे हैं और भारत का संवैधानिक विकास है और कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट आगे तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था ना, वो इस ऑप्शन के हिसाब से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही होगा, क्योंकि इसके तहत हुआ था, इसके द्वारा हुआ था। तो कौन से एक्ट के तहत पूछेगा कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत, तो हम बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, 73 के द्वारा हुआ। लेकिन स्थापना कब हुआ? तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कब स्थापना की गई कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की, मतलब सुप्रीम कोर्ट का? तो 1774 में। क्लियर हो गए? कौन सा अधिनियम? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, 74 में स्थापना हुआ लेकिन एक्ट 1773 के तहत ही हुआ। ये बात करते हैं तो सर एलिजा इम्पे इसका जो थे, मतलब इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। समझ गए? कलकत्ता में जो हुआ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, किसे नियुक्त किया गया, ये सवाल पूछता है। तो आप बताइएगा सर एलिजा इम्पे। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया, ये बता सकते हैं? तो हाँ, हम बताएंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया, मतलब 1861 के तहत किया गया। चलिए सुनिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय, याद रखिए, वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। किसके तहत? अधिनियम भारतीय परिषद 1861 के तहत। अब 4 सदस्य है, तो 4 सदस्य कौन कौन थे? गृह, सैन्य, राजस्व और वित्त, ये 4 सदस्य थे। गृह सदस्य, सैन्य सदस्य, राजस्व सदस्य तथा वित्त सदस्य। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और बना, एक और जोड़ा जो कि 5वें सदस्य हुए, उसकी नियुक्ति की गई। तो किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऐसे याद रख सकते हैं। अब सुनिए, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। समझ गए? मतलब देखिए, 4 सदस्य थे, 4 सदस्य में गृह हो गए, सैन्य हो गया, राजस्व हो गया, वित्त हो गया। एक 5वें सदस्य भी इसमें सम्मिलित किया गया, नियुक्त किया गया विधि संबंधी विषयों हेतु। इसमें जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग दिया गया, आवंटित किया गया, मतलब दिया गया। और जो आवंटित करते हुए क्या हुआ कि विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कौन सी प्रणाली शुरू किया? विभागीय प्रणाली शुरू किया। ये ध्यान रखना है, ये कैनिंग के द्वारा ही शुरू किया गया था, ये भी याद रखना है। कैनिंग ने 3 भारतीयों को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। मतलब कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग था, वायसराय जो था, वो 3 भारतीयों को इसमें जो है सदस्य बनाया इस परिषद में। अब देखिए 3 भारतीय, जैसे देखिए बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव, ये 3 थे। बनारस के एक राजा थे, पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव थे। ये सबको जो है लॉर्ड कैनिंग ने सदस्य बनाया था। और चलिए जानते हैं, इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था। जो 3 जो भारतीय बने, इनका सिर्फ क्या काम था कि सलाह देने का, एडवाइस देने का काम था। यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी, मतलब वित्तीय जो भी थे उस पर विचार नहीं कर सकते थे। जो 3 भारतीय बने थे वो, मतलब वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन और सब पे चर्चा कर सकते थे, उस पर सलाह दे सकते थे। सिर्फ सलाह के लिए इनको रखा गया था।
चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न भी ध्यान से सुनने की चीज़ है। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? बताइएगा, बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो बी नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये पढ़ते जा रहे हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में जो सदस्यों की संख्या है बढ़ा दी गई। तो वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ये जरूर ध्यान रखना है। किस अधिनियम के तहत? तो 1892, याद रखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। और चलिए परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया, मतलब जो भी कार्य थे उसका विस्तार कर दिया गया, बढ़ा दिया गया परिषद के जो कार्य थे। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम के तहत इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को जो है बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पढ़ रहे हैं, इसमें बजट पर चर्चा करने की बात कही गई है, शक्ति प्रदान की गई है, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ जो है किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया इस अधिनियम के तहत, ये जान लीजिए, और इसका प्रमुख विशेषता भी बताया गया। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, सूची 1 है और सूची 2 है। ठीक है, तो आप चलिए हम जानते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं नियंत्रक मंडल की स्थापना, तो नियंत्रक मंडल की स्थापना अगर बात करें तो कौन से अधिनियम के तहत हुआ, कौन से एक्ट के तहत हुआ? अधिनियम को ही एक्ट बोलते हैं। तो बताइए, तो देखिए नियंत्रक मंडल की स्थापना की अगर बात करें ना, तो पीटर्स, यहाँ पे देखिएगा पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 मतलब 1784, इसके तहत किया गया। तो ये क्लियर हो गया। अब एक का दो, तो दो ही जगह पे है, चलिए ये तो हम मानते हैं। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बताइए किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो हम अभी पढ़े थे, बताइएगा 1773 मतलब विनियमन। ठीक है, क्या है? फिर से सुनिए, विनियमन अधिनियम 1773। ठीक है, परिषद जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसी को कहा गया है विनियमन अधिनियम 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ये हो गया, तो ये भी सही है आपका, तो बी ही आंसर सही होगा क्योंकि ये इसी में 1 है ना। ये हो गया। अब देखिए और चलिए जानते हैं, बी तो आंसर सही है। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो चार्ट अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई किस अधिनियम के तहत? तो चौथा नंबर, चार्ट अधिनियम 1833। ठीक है, क्लियर। चलिए अब जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी को कहा गया विनियमन जो है अधिनियम कहा गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। हम पढ़ चुके हैं सबसे ऊपर। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 मतलब 1784 के द्वारा कंपनियों के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनियों के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कितने? 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पीटर्स इंडियन एक्ट आया था 1784। इसमें क्या हुआ कि कंपनी की राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलाप जो थे दोनों को अलग करने के लिए आया था, अलग कर दिया गया और राजनीतिक क्रियाकलाप को नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु ये जो है सदस्य बनाया गया था। इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। कहाँ? इंग्लैंड में, इसी को चलाने के लिए राजनीतिक रूप से। क्लियर हो गए? चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तीसरा देखिए, चार्ट अधिनियम 1813। अब चार्ट अधिनियम 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार सवाल पूछा है, तो सुनिए। चार्ट अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। सोचिए, चार्ट अधिनियम 1813 की बात करते हैं,
13 की बात करते हैं, तो इसके द्वारा क्या हुआ कि ईसाई मिशनरी जो थे, ईसाई लोग जो थे, भारत में धर्म प्रचार हेतु अनुमति दी गई, ईसाई लोगों को, ठीक है? साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। मतलब शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रति हमेशा व्यय करेगा, याद रखिएगा इस अधिनियम के तहत। ये भी क्लियर? चलिए चौथा क्या है? चौथा अधिनियम है ये चार्ट अधिनियम 1833। तो चार्ट अधिनियम 1833 के द्वारा क्या हुआ? अब चलिए जानते हैं। तो चार्ट अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ रहे हैं? जो हम जानते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ते थे पहले, फिर बाद में पढ़े थे भारत का गवर्नर जनरल, फिर बाद में पढ़ेंगे वायसराय। तो ये जो गवर्नर जनरल बना था, वो चार्ट अधिनियम 1833 के तहत हो गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर, के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? सुनिएगा। 5वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, तो बताइएगा किस अधिनियम के तहत? तो ये अधिनियम सी देख रहे होंगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये जो है द्विसदनीय विधेयक बनाई गई। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए, आराम से समझेंगे, आप स्पीड करके वीडियो को देख लीजिएगा, है ना? तो सुनिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। तो भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो थोड़ी गड़बड़ थी, उसमें सुधार की गई। तो किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्लियर? केंद्र में, अगर केंद्र में मतलब सेंट्रल में, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। तो ये एक बात ध्यान रखना है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की गई, तो किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, ये ऐसे याद करिएगा, याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इस अधिनियम के द्वारा, कौन से अधिनियम के द्वारा? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। क्या अपनाई गई? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। जब हम ऊपर पढ़े थे तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी, है ना? एक्ट अधिनियम के तहत जो हम पढ़े थे ऊपर। लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आ गया, तो आगे तो सबसे बड़ी बात है कि सुधार किया गया प्रशासनिक क्षेत्र में, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली भी अपना ली गई, कि प्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। चलिए, इसमें एक और काम क्या हुआ इस अधिनियम के तहत, कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये भी हो गया कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। चलिए, ये तो हम जान गए। आगे बात करते हैं। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। अब इसके द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही प्रत्येक प्रांत में कहिए या प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन की स्थापना भी की गई थी। और सुनिए, इस अधिनियम के द्वारा, कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1919, बार-बार बोल रहा हूँ याद करवाने के लिए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का जो है गठन एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षा की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? तो हम बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ये बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। और सुनिए, इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ये तो सवाल रिपीट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही एक और नाम से जानते हैं, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। आपसे पूछेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। छठे प्रश्न की बात करें तो निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? बताइएगा। वर्मा को भारत से पृथक किया गया था। अलग, पृथक मतलब अलग किया गया था। तो ये जो सी देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 इसी के तहत किया गया था। बर्मा को भारत से पृथक मतलब अलग किया गया था, मतलब 1935 के तहत। चलिए अब जानते हैं, तो सुनिए। भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बोलते हैं, मतलब 1935 बोलते हैं, याद रखना है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 बोलते हैं, के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, मतलब पृथक कर दिया गया। तो कब कर दिया गया? तो 1937 में किया गया। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, तो 1937। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। ये जरूर ध्यान रखना है कि गलती कभी मत कीजिएगा। और सुन लीजिए, उड़ीसा एवं सिंध नामक 2 नए प्रांत बनाए गए। अब सोचिए, जब अलग हो गया वो तो अलग बात है, और इसी अधिनियम के तहत बात करते हैं तो उड़ीसा एवं सिंध नामक 2 नए प्रांत बनाए। उसमें प्रांत होते थे, 2 नए बनाए गए, उड़ीसा और सिंध। इस अधिनियम के अंतर्गत, कौन से अधिनियम के अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, इसी का इंग्लिश रूप है। ठीक है। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो किसकी स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, है ना? कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ? दिल्ली में। कब? तो 1 अक्टूबर 1937 में। अब 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। चाहे आप इसका इंग्लिश रूप बोल दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। क्लियर हो गया? चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? बताइएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसे दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत? तो ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। अब चलिए जानते हैं, 1935 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं, है ना? तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य, सेंट्रल और प्रांतों के मध्य, जो कि राज्य जो होता है छोटे-छोटे प्रांत में था उस समय, तो केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, जिसमें संघ सूची, प्रांतीय सूची मतलब प्रांतीय सूची तथा संवर्ती सूची में किया गया। प्रांतीय सूची मतलब राज्य सूची की बात हो रही है, बाद में राज्य सूची हो जाएगा। ठीक है? तो याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र तथा प्रांतों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में, जो कि आगे चल के हम लोग संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची पढ़ते हैं। और सुनिए, अवशिष्ट शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां थी, शक्तियां सहित विदेश, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। समझ रहे हैं? मतलब ये 3 सूची तो आप जान ही रहे हैं, वो अलग बात है। एक अवशिष्ट शक्तियाँ थी, मतलब कुछ स्पेशल शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ के साथ-साथ क्या हुआ कि विदेश की बात करें या प्रतिरक्षा की बात करें या कुछ आपातकालीन मतलब इमरजेंसी की बात करें, अधिकार जो है गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। ये सब कुछ-कुछ जो पावर है इमरजेंसी का, अधिकार का, ये सब जो पावर है गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है? क्लियर हो? ये 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जानिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। मतलब ऑल इन इंडिया जो फेडरेशन है उसकी स्थापना किया गया, स्थापित किया गया। स्थापित करने का एक प्रावधान लाया गया, जिसे हम अखिल भारतीय संघ कहते हैं। और किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है? परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। मतलब ये जो बना था, स्थापित किया गया, लेकिन ये व्यवस्था लागू नहीं किया गया था। क्योंकि देसी रियासत जो थे, देसी रियासत लोग जो थे, रियासतों के ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। जो अखिल भारतीय संघ बना था, इसमें इनकार कर दिए थे। देसी जो रियासती जो लोग थे, वो इनकार कर दिए थे। तो इसलिए ये सफल नहीं रहा। चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने
की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? मतलब राष्ट्रपति जो हैं, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो किस अधिनियम के तहत? तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही दिया गया है। सोचिए 1935 के तहत बहुत बार काम हुआ है। चलिए अब जानते हैं। तो सुनिए, ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ठीक है, निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। मतलब धारा जो 42 है, उससे प्रेरित है। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है करने की शक्ति है, ये भी जान लीजिए। वर्तमान में यह शक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। तो आपसे पूछेगा जो ये शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया अध्यादेश जारी करने का, कौन सा आर्टिकल के तहत दिया गया वर्तमान में? तो 123 के तहत। पहले क्या था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा कौन सी धारा? धारा 42 के से प्रेरित है, मतलब जुड़ा हुआ है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है, तो बताइए। तो चयन करना है, तो चयन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तो सुनिए, भारतीय संविधान के तत्व हैं एक तरफ, और देश जिससे लिया गया है, मतलब देश लिया गया है, संविधान के तत्व को लिया गया है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बताइए कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ये हम जानते हैं, बहुत बार पढ़े हैं, है ना, आयरलैंड से। तो ये तीसरा हो गया, तो जिसमें तीसरा है वही होगा, तो ए और सी तो गलत हो गया। चलिए, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार हम बहुत अच्छे से जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो कि 5वें नंबर पे है। तो इसमें भी 5वां है, इसमें भी 5वां है। ठीक है, समवर्ती सूची बताइए। तो समवर्ती सूची तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें तो गलत हो गया, ये डी नंबर आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें भी ये 1 है। तो ये तो आंसर क्लियर हो गया। अब 2 बचा, तो भाई भारत में अधिक शक्ति निहित है, तो ये तो आप जानते हैं, ये गलत है, कनाडा से लिया गया है। चौथा कुछ नहीं है, ठीक है, कनाडा से लिया गया है। क्लियर हो गया? चलिए अब जानते हैं, तो देख लीजिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये कनाडा से। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए, 11वां प्रश्न की बात करें, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था को फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए। भारत का संघात्मक शासन व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से ली गई है, ये हम अच्छे से जानते हैं। चलिए, कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना से अधिक सशक्त है। मतलब केंद्र जो है राज्यों की तुलना से अधिक सशक्त है, ये याद रखिएगा। कनाडा उनके संविधान में ये बताया गया है, देखा गया है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर जो है विधि बनाने का अधिकार संसद को है। मतलब भारत में अगर अवशिष्ट शक्ति बनाना है, मतलब अवशिष्ट शक्ति बढ़ाना है, मतलब एक नया शक्ति बनाना है या कोई भी शक्ति कहा जाए, तो विधि बनाने का अधिकार जो है संसद को है, भारत के संसद को है, यह ध्यान रखें। अवशिष्ट शक्ति किस आर्टिकल में डाला गया है? तो अनुच्छेद क्या देखिएगा 248 में, आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों की बात कही गई है। अब जानते हैं अनुच्छेद 201 की बात करते हैं। के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित, मतलब रिजर्व्ड करने, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को अगर राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, रिजर्व करना है, तो ये उपबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। ये भी समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में क्या होगा? तो ये डी नंबर देख रहे होंगे, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। ठीक है, पढ़ते हैं। तो देखिए 12वां प्रश्न है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। अब सुनिए, यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है, समझ गए? मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब लिखित संविधान नहीं है, ये ध्यान रखना है। और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है, ये भी जान लीजिए। तो आप समझ जाइए
कि ध्यान रखिए कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा, ठीक है? मतलब आगे तो सबसे बड़ी बात है कि ये लिखित संविधान नहीं है, ये आप जान गए। और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है। समझ गए? न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है। ये भी जान लीजिए। आगे बात करते हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13 में निहित है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत बता सकते हैं? तो हम जानते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत कार्यपालिका को किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। क्लियर? चलिए, समझ गए? पुनरावलोकन करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द करने का अधिकार दिया है, मतलब अधिकार है। आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना करें अमेरिका के संविधान से ली गई है। मतलब कहने का मतलब है कि न्यायिक पुनरावलोकन हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सत्य है? तो कौन-सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। समझ गए? अगर बात करूं कथन सत्य की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ये कथन सत्य है। अब चलिए जानते हैं भाई क्या बात है। सुनिए, प्रारंभिक की बात हो रही है, प्रारंभिक शुरुआती दौर की बात हो रही है। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था। मतलब अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। उसके पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। मतलब जो संघीय पहले था, अमेरिका की संविधान परिसंघ था, लेकिन क्या हुआ कि गृह युद्ध होने के पश्चात गृह युद्ध हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ कि संघीय न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में क्या हुआ, उसे संघीय स्वरूप प्रदान कर दिया। वही निर्णय इसको संघीय स्वरूप में बदल दिया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप, संघात्मक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है। समझ गए? संघीय व्यवस्था के अनुरूप, ठीक है, अमेरिकी संविधान में शामिल है। जैसे लिखित संविधान, ये भी याद रखिएगा। स्वतंत्रता न्यायपालिका, ये भी जान लीजिए, ये भी अमेरिका संविधान में सम्मिलित है। लिखित संविधान, स्वतंत्रता न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता की बात किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, ये जान लीजिए। राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि है, याद रखना। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मतलब किस देश की संविधान से ग्रहण की गई है? तो सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रहण की गई है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है मौलिक अधिकार। हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, तो सुनिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, जिसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, का विचार जो है अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो हम बोलेंगे अमेरिकी के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। तो याद रखना है कि अमेरिका के अधिकार पत्र के समान कौन सा है? तो याद रखिए मूल अधिकार है। मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार बोला जाता है, उसी को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोले जाते हैं। और भाग अगर पूछे तो भाग 3 बता दीजिएगा, भाग 3 में निहित है। क्लियर हो गए? ठीक है, तो अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है मूल अधिकार हमारा। इन अधिकारों को जो है प्राकृतिक, मतलब नेचुरल, और अपरिहार्य, ठीक है, अपरिहार्य, ठीक है, अधिकार भी कहा जाता है। मतलब इसका प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है, नेचुरल अधिकार भी कहा जाता है, और एक अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
का संवैधानिक सभा में निर्वाचन हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब चलिए जानते हैं, तो संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो है अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। समझ गए? अविभाजित, जब विभाजित नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था। उस समय भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था, ये ध्यान रखना है। अविभाजित की बात हो रहा, चूँकि प्रारंभिक चुनाव था जो कि 1946 की बात हो रही है, उस समय एक चुनाव हुआ था, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था इनका। और चलिए जानते हैं, और सुन लीजिए कि देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो है पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। 16वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म और मृत्यु का वर्ष क्रमशः है। तो जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ? तो जन्म 1891 में हुआ था, ये जान लीजिए, बी नंबर आंसर जो लगाएंगे, और मृत्यु इनकी 1956 में हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इनके बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म अगर बात करें तो 14 अप्रैल 1891 था, मतलब 14 अप्रैल 1891 है। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को जो है महू मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था। महू एक क्षेत्र था, याद रखिएगा, उसी क्षेत्र में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। तथा इनकी मृत्यु की अगर बात करें, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गया था, 1956 में हो गया था, 6 दिसंबर, याद रखिए 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। 17वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 मतलब 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? मतलब अंतरिम जो सरकार था, प्रथम अंतरिम सरकार था, उसका सदस्य नहीं था अगस्त 1946 की, बताइएगा। तो वो नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, प्रथम आंतरिक सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कौन कौन थे भाई और कौन कौन नहीं थे। तो जानिए, कैबिनेट मिशन योजना, एक कैबिनेट मिशन आया था, आप जानते हैं 1946 में ही आया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन, याद रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया, मतलब 24 अगस्त, याद रखेंगे 24 अगस्त 1946 में किया गया। ये तो हम जान गए। आगे बात करते हैं, तो अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे, ये हम जानते हैं। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। 18वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ बता सकते हैं, शुरुआत कब हुआ था बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मतलब अगर पूछे कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, तो 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और थोड़ा फास्ट चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ, मतलब 9 दिसंबर, याद रखेंगे 1946 को हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया, को हुई थी, ये भी जानते हैं। पहली बैठक हुआ था, पहली बैठक बोल दिए, पहली अधिवेशन बोल दीजिए, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष जो थे, जब पहली बैठक हुआ था उसका अस्थायी अध्यक्ष भी होते हैं, जो कि कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है कि फिक्स अध्यक्ष नहीं है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ये आप जानते हैं, पहली बैठक में, मतलब पहला प्रथम अधिवेशन में, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग जो है शामिल नहीं हुआ था, किसमें? पहला बैठक में, भारतीय संविधान का जो पहला बैठक हुआ था उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्य ही जो है भाग लिए, मतलब 389 सदस्य थे
आप जानते हैं, जिसमें से केवल 211 सदस्य जो हैं सम्मिलित है, मतलब 211 सदस्य ही भाग लिए थे। ये क्लियर हो गया, मतलब संविधान की पहली बैठक में। अब देखिए, अब चलिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है निर्विरोध संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। समझ रहे हैं, 9 दिसंबर 1946 को हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन 11 दिसंबर 1946 की बात हो रही है, 11 दिसंबर 1946 की बात करें तो इस समय निर्विरोध संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछे तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखेंगे, क्योंकि ये बने थे अस्थाई। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा का पहली बैठक का, तो डॉक्टर सच्चिदानंद। अस्थाई सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, भारतीय सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? बताइएगा, भारत संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो वो और कोई नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू के थे। अब चलिए जानते हैं और जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, इसमें ध्यान से सुनने की चीज क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा चलिए देखिए, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। सोच रहे हैं, देखिए पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर और तीसरा बैठक हुआ संविधान सभा का 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें से दूसरा जो हुआ था उसमें अस्थायी बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। अब देखिए, इसमें 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा का। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है, का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मतलब जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही प्रस्तावना और प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है, उसका जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मतलब लाए। आगे चलते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, मतलब इस प्रस्तावना की बात करें तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत में भावी जो है प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जो है रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। मतलब जो ये प्रस्तावना आया ना, इसमें आपको सत्ता संपन्न की, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया, मतलब बताया गया कैसे होनी चाहिए। आगे बात करते हैं तो और सुनिए, इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। मतलब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। ठीक है। और चलिए, इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। समझ गए? जो प्रस्तावना जो लाए जवाहरलाल नेहरू, इसका स्पेशल चैप्टर है प्रस्तावना का, जिसका नाम है उद्देशिका, नाम से चैप्टर है। दूसरा जो पढ़ाएंगे दूसरा उसमें है, तो हम जरूर पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज है, तो याद रखिएगा। तो प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। चलिए 20वां प्रश्न को देखेंगे। 20वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची है, एक तरफ सूची 2 है ना, 1 है। तो चलिए हम चलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो हम बताएंगे भाई, ये चौथे नंबर के जो व्यक्ति हैं एच सी मुखर्जी जी हैं। कौन है? एच सी मुखर्जी जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सही है। आगे बात करते हैं, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन था? बताइएगा, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे, मतलब कांग्रेसी सदस्य? तो वो थे हमारे कौन? के एम मुंशी जी थे। ये क्लियर हो गए। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य जो हैं, बताइए कौन है? तो ये हम जानते हैं कि ये हमारे टीटी कृष्णमाचारी थे। कृष्णमाचारी हैं, याद रखिएगा, टीटी कृष्णमाचारी हैं। कृष्णमाचारी बोला जाता है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये हो गए हमारे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर के। क्लियर हो गए? चलिए, तो ये हमारा जो है आंसर बी होगा। 4 3 1 2 होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये जान लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो हम बताएंगे एच सी मुखर्जी जी उपाध्यक्ष है। प्रारूप समिति की बात करेंगे, ड्राफ्टिंग जो कमेटी होता है उसकी बात हो रही, उसका मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी जी, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे टीटी कृष्णमाचारी थे।
और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बस संघ संविधान समिति के। क्लियर हो गया? 21 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो हम अच्छे से जानते हैं 11 अधिवेशन किया गया था, टोटल 11। चलिए अब जानते हैं कैसे। तो सुनिए, भारतीय संविधान का अगर निर्माण की अगर बात करें हम लोग, भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मतलब संविधान का निर्माण का अगर समय बात करें, असेंबली का बात करें, तो समय लगा था हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आगे बात करते हैं। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। जो संविधान सभा जब बना था, निर्माण हुआ था, जो कि 2 वर्ष लगा, 11 माह 18 दिन लगा। पता है, इसे बनने के समय के दौरान ही 11 अधिवेशन हो चुका था। मतलब कुल अवधि 165 दिन लगे थे। समझ गए? 11 अधिवेशन मतलब 165 दिन लगे, मतलब आयोजित किए गए थे, ये हम जानते हैं। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो संविधान जो निर्माण हो रहा था उसमें 64 लाख मतलब लाख रुपया खर्च हुआ था। चलिए 22वें प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 22वां प्रश्न क्या है जानते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? बताइए, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो हम बताएंगे इस ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ था। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था, ये तो हम जान गए। चलिए अब जानते हैं, आगे बात करते हैं। तो सुनिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। क्लियर हो गया? समानता अगर देखें, समानता देखा जाए तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि मतलब चुने जाते थे। समझ गए? मतलब एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया। मतलब कहने का मतलब कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि बना, मतलब एक व्यक्ति चुना जाता था, संविधान सभा के लिए चुना गया। तथा स्थानों का आवंटन भी किया जाता था 10 लाख जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। मतलब प्रत्येक प्रांत में चेक किया गया। प्रांत मतलब लास्ट में जाके अंत में हमारा राज्य बन जाता है ना? आप जानते ही हैं। तो उसी को प्रांत बोला गया है। तो प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर ये जो है किया गया था, जिसमें 10 लाख की अगर जनसंख्या है तो उसका एक प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? बताइए, संविधान सभा के अगर कानूनी सलाहकार आपसे पूछे तो बताइए क्या जवाब दीजिएगा? तो हम देंगे वी.एन. राव थे। कानूनी सलाहकार थे वी.एन. राव जी। अब देखिए, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार मतलब लीगल एडवाइजर कहा जाता है। कानूनी सलाहकार के रूप में सर वेनगल नरसिंह राव की नियुक्ति की गई। देखिए, बी.एन. राव का पूरा नाम अगर आपसे पूछेगा ना, तो याद रखिए बी.एन. राव शॉर्ट फॉर्म है, जो कि कानूनी सलाहकार बने थे। लेकिन इनका पूरा नाम बोल दे तो आपको याद करना जरूरी है। हो सकता है बी.एन. राव की जगह पे पूरा नाम दे दी, तो बोलिएगा सर वेनगल। देखिए, सर अगर हट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वेनगल जरूरी है। वेनगल नरसिंह, ठीक है, राव हो गए। बी.एन. राव शॉर्ट फॉर्म में हो गया ना। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 मतलब 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया गया। ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर देखिए कि इस निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे, बताइएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो देख रहे हैं, तो एन गोस्वामी मतलब गोपाल स्वामी अयंकर। तो एन गोपाल स्वामी अयंकर जी थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। एक और थे जो तीसरे नंबर के थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। एक अय्यर थे, एक अयंकर थे। बस इतना ध्यान रखना है। तो सी आपका जो देख रहे हैं केवल 1 और 3 थे। नीचे दिए गए देखिए यहाँ पे कुट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए, मतलब सही उत्तर का चयन करना है। तो जो कि सही था 1 और 3। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे प्रारूप समिति के, याद रखना है। सदस्य की बात हो रही है, तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे। तो सुनिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मतलब आपसे पूछेगा प्रारूप समिति का जो है गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, ये हम जानते हैं। इस समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को।
अब चलते हैं तथा इनके अतिरिक्त इस समिति के 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जिसमें से हम 2 का पढ़ चुके हैं। 6 और सदस्य थे जो इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं? इस प्रकार देखिए, जिसमें आप पढ़ चुके हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर को, अयंगर जी को पढ़ चुके हैं। अब देखिए के एम मुंशी भी थे, के एम मुंशी भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब सदस्य थे, सॉरी अध्यक्ष तो बी आर अम्बेडकर थे, सदस्य थे। अब इनके बारे में तो आप भी पढ़े, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद शदुल्ला, ये भी हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। वी एल मित्र, याद रखिए बी एल मित्र जो थे, ये भी हमारे क्या थे? प्रारूप समिति के जो है सदस्य थे। लेकिन आप सुनिए, स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। अब देखिए बात यहाँ है कि बी एल मित्र जो थे, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके कारण ये त्याग पत्र दे दिए। तत्पश्चात एन माधवराव ने पद को संभाला, मतलब एन माधवराव जो है इस पद को संभाले थे। क्लियर हो गए? और सुनिए, आपका एक 6ठे नंबर पे आते हैं डीपी खेतान। अब डीपी खेतान का क्या बात है कि डीपी खेतान तो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन ये भी क्या हुआ कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद जो है टीटी कृष्णामाचारी ने संभाला था। मतलब कहने का मतलब डीपी खेतान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई तो फिर टीटी जो टीटी आप देख रहे हैं, टीटी कृष्णामाचारी जो थे ये सदस्य बन गए थे। 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 25 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो अधिनियमित किया गया था तो संविधान सभा द्वारा किया गया था, ये जान लीजिए 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए आगे चलते हैं, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि भारतीय संविधान का प्रारूप जो है कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, मतलब 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये क्लियर हो गए? जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित किया गया। क्या किया गया? आत्माप्रित किया गया। आगे बात करते हैं कि संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल जो हैं सदस्य थे 299 थे, मतलब 299 थे। ठीक है, सदस्य थे, यानी कि सदस्यों में से उपस्थिति की अगर बात करें कि उपस्थित कितने थे, तो 284 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब 284 सदस्य जो हैं सम्मिलित हुए थे, मतलब इनकी हस्ताक्षर हुई थी। मतलब 299 सदस्य थे टोटल, उसमें से 284 सदस्य हस्ताक्षर किए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तथा संविधान के कुछ प्रावधान इस दिन लागू किए गए थे संविधान के, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि जो है इसमें लागू किए गए थे। ठीक है, जो 26 नवंबर 1947 को जो हो रहा था, तैयार हो रहा था, उस समय जैसे कि अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्माप्रीत हुआ, तो इसी के तहत में इसी में आवश्यक हो गया, नागरिकता जरूरी हो गई, निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि को सम्मिलित किया गया। 26 क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? मतलब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो बताइए। तो सी 1950 को, मतलब 1950 को अपनाया गया। यह सही बात है, उचित बात है। चलिए अब जानते हैं, यहाँ पे सुनिए जनगण मन की रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 ईस्वी में की गई थी। ये इतना बार पढ़े कि याद है कि 1911 में क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन की रचना की गई, मतलब जानते ही हैं। इस संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। मतलब जनगण मन को जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था 1911 में, मतलब 1911 में, उससे पता है राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा क्या हुआ कि राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया जनगण मन को, और 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को कि राष्ट्रगान जो है, जिसे हम नेशनल एंथम बोलते हैं, राष्ट्रगान के गायन का समय अगर पूछ लेना तो 52 सेकंड होता है। कितना होता है? 52 सेकंड। और ये पूछता है, समझ गए? और ये चीज ध्यान नहीं देते, 52 सेकंड होता है, 52 सेकंड में गा दिया जाता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे? कलकत्ता में जो अधिवेशन हो रहा था 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसके अध्यक्ष पूछता है तो धर जी थे। तो कौन थे? विशन नारायण धर थे। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 27 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइएगा, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। क्लियर हो गए? तो चलिए जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू,
एवं मूल्य अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो जेपी कृपलानी थे। समझ गए? और सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। और हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं, प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। 28 क्वेश्चन नंबर। 28 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। समझ गए? 1930 में स्वतंत्रता रूप के मनाया था, मतलब 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था कांग्रेस ने, इसलिए इसे लागू किया गया। चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। अब देखिए, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। ठीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे, घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। मतलब 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का जो है संकल्प लिया गया था, इसी लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा, जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हो रही थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मतलब ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1920 में, 29 में, उसमें अध्यक्ष थे हमारे कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गए? 29 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 29 क्वेश्चन नंबर है कि वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो है कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति कौन थे बताइए? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? 1946 के अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति बोलता तो हम बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। अब चलिए जानते हैं, 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। किसका किया गया? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वायसराय को इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा परिषद के उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। 30वां प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? मनोनीत उपसभापति पूछ रहा है, तो हम बताएंगे फ्रैंक एंथोनी थे। एंथोनी, ठीक है? एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी थे। चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 की बात हो रही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का प्रथम जो है मनोनीत अस्थायी उपसभापति नियुक्त किया गया। उस समय अस्थायी ही थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद। अस्थायी उपसभापति भी बनाए गए, जो कि सच्चिदानंद द्वारा बनाए गए। फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया, मनोनीत किया गया है, नॉमिनेट किया गया, याद रखना है, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, यह प्रथम बैठक के रूप में भी माना जाता है। चलिए, ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष अगर पूछता तो हम HC मुखर्जी बताएंगे। चलिए, 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न क्या है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। बताइएगा। तो बी नंबर, जनवरी मतलब 22 जनवरी 1947, ठीक है? 1947, ये आप जानते हैं। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ, जिसमें आप पढ़ चुके हैं। और संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। 32 क्वेश्चन नंबर है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? कौन कहा था भाई? तो वो कहने वाला ऑप्शन नंबर 1 ग्रैनविले ऑस्टिन था। चलिए अब जानते हैं। तो सुनिए, भारतीय संविधान के अमेरिकी इतिहासकार था जिसका नाम है ग्रैनविले ऑस्टिन, ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बस इतना ही लिखा था। चलिए, क्लियर हो गया। 33 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? बताइएगा। तो 15 महिलाएं सदस्य थी। समझ गए? चलिए अब जानते हैं। तो सुनिए, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 389, ठीक है, 389
में से 299 सदस्य ही शेष थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। मतलब 389 सदस्य थे कुल, जिसमें से 299 सदस्य ही शेष थे, जिसमें 256 चुने हुए हैं, 256 256 चुने हुए हैं, व 70 मनोनीत थे, मतलब 70 जो है मनोनीत थे। संविधान सभा में 15 महिलाएं, मतलब देखिए, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य जो है, याद रखिए, 15 महिला सदस्य और 26 अनुसूचित जाति के सदस्य और 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। समझ गए? मतलब 15 महिला सदस्य थे, 26 अनुसूचित जाति के थे और 33 अनुसूचित जनजाति के थे। 34वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, एक बात जान लीजिए कि इसमें तीसरा और चौथा नंबर जो है सही है, जो कि सी दिख रहा होगा। वह बहुदलीय निकाय थी, एकदम सही बात है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है, सत्य है। चलिए बात करते हैं। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। ठीक है, समझ गए? किया गया था, ना कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट नहीं किया गया था, ये जान लीजिए, निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। इन सदस्यों में अनेक दलों के सदस्य शामिल थे तथा सभा के संचालन के लिए अनेक समितियां जो है गठित की गई थी। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। तो जान लीजिए, संविधान दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, हम अच्छे से जानते हैं, है ना? चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। प्रतिवर्ष 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वर्ष 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। समझ गया? 1949 को स्वीकार किया गया था हमारे संविधान को। सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाने का निर्णय जो है वर्ष 2015 में लिया गया। मतलब संविधान दिवस में अगर हम मनाएंगे 26 नवंबर को, तो ये निर्णय लिया गया था हमारा 2015 में, क्योंकि इस वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म दिवस मनाया गया था। इसके लिए इतना ही रखते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज बताइएगा। इसी तरह कंटिन्यू आपका ऑल सब्जेक्ट नए अकेडमी पे कर दिया जाएगा।